आपको बताएंगे समास। समास जो होता है वो दो शब्दों को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। उसे हम इसकी परिभाषा से समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया, मतलब कोई दो शब्द हो या दो से ज्यादा शब्द हो, उससे हम एक नया शब्द जो बनाएंगे उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे गौशाला। गौशाला मतलब होता है गाय के लिए शाला। शाला मतलब होता है घर, मतलब गाय जहाँ रहती है, गाय के लिए जो घर होता है उसको हम एक नया शब्द दे दिए हैं गौशाला। तो गौशाला क्या हो गया? समास हो गया। अगला है हमारा समस्त पद। समास को हम अगर एक दूसरा नाम देना चाहें तो उसे हम समस्त पद भी कर सकते हैं। जैसे अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, मतलब जैसे एक लाइन का शब्द है, 4-6 शब्द हैं, उसको हम कोई एक शब्द बोलना चाहें तो उसको एकदम संक्षिप्त, एकदम छोटा करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कमल जैसे नयन, यहाँ पर 3 शब्द है, इसका हमने केवल एक शब्द कर दिया है कमल नयन। ये हो गया हमारा समस्त पद। अब आता है समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करना। जो समस्त पद हमने बनाया, इसका कमल जैसे नयन का मैंने कमल नयन बना दिया। अब इन समस्त पदों को अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना। जैसे कमल जैसे नयन है, यहाँ पर नयन, नयन मतलब होता है आंख, और उसकी आंख कैसी है? कमल जैसी है। तो उसको, उसके बीच का ये संबंध बताना, आंख का और कमल का। तो सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। फिर से देखिए, समस्त पदों को अलग करना, या तो आप इसको अलग करना बोल सकते हैं या फिर इन सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना, वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसका रसोई के लिए घर, ये हमारा समास विग्रह हो गया और ये हो गया समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसे हम चाहे रसोई घर बोले या रसोई के लिए घर बोले। अगर हम छोटा करके बोलेंगे तो रसोई घर बोल सकते हैं। समास विग्रह करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि समास में 2 पद होते हैं। उसमें पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। पूर्व मतलब होता है पहला, और दूसरा पद जो होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर मतलब बाद का, पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम आपको बताने। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और उस पहले पद की ही प्रधानता, प्रधानता मतलब मेन बात जो होती है वो पहले पद में ही होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है यथा संभव, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा जैसा संभव हो। यहाँ पर अव्यय क्या है? पहला पद। हमने आपको परिभाषा बताया कि पहला पद अव्यय हो। आपको यही पहचानना है कि पहला पद क्या है? अव्यय। जहाँ अव्यय समझ जाइए, अव्यय बोल। यहाँ पर यथा जो है क्या है? अव्यय है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यथा, ये पद अव्यय है। दूसरा आमरण। आमरण, इसका हम जब विग्रह करेंगे तो मरण तक, मरण तक। इसमें पहला पद क्या है? आ जो है हमारा क्या है? अव्यय है। यहाँ पर आ अव्यय है। अगला प्रतिपल। प्रतिपल मतलब प्रत्येक पद, हर पद। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक पल, और इसमें अव्यय जो है वो प्रति है। अगला बेकसूर। यहाँ पर बे जो है वो अव्यय है। बेकसूर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बिना कसूर की, बिना कसूर की। इसमें अव्यय हमारा बे है
और इसमें बे वाले पद की जो है प्रधानता है। कसूर क्या ये नहीं देखना है, ये बिना कसूर का है, इसलिए पहला पद देखना है। दूसरा है बाकायदा। बाकायदा मतलब होता है कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। इसमें अव्यय है बा, तो यहां पर अव्यय के नीचे लिख देंगे बा। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान, प्रधान अर्थात मुख्य, जहां दो पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप, मतलब उसमें विभक्ति चिन्ह न लगा, न पहले पद में न दूसरे पद में, दोनों के बीच में विभक्ति चिन्ह न हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण से हम समझेंगे, यश प्राप्त। यश प्राप्त का जब हम समास विग्रह करेंगे, यश को प्राप्त, यहां पर समास में को विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए क्या है ये तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देशभक्ति, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा। जब हम समास विग्रह करेंगे यहां हो जाएगा देश के लिए, देश के लिए भक्त। रोग मुक्त, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। राजपुत्र, राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहां इस समास को पढ़ने के बाद इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तब हमें विभक्ति दिखाई देगी। उसी प्रकार ऐसे तमाम उदाहरण जैसे ग्रामवास, ग्राम का वास, इसमें यह देखना है दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें प्राप्त है, पीड़ित है, इसमें तो दूसरा पद जो है मुख्य है। पीड़ित, भक्ति, मुक्त, पुत्र, वास, ये सब क्या है मुख्य है, और ये पहले और दूसरे पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया तत्पुरुष समास हो गया। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, वहां कर्मधारय समास होता है। पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। जिस प्रकार हमने विशेषण पढ़ा है उसी प्रकार से कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण से हम समझेंगे, नीलकंठ, नील क्या है ये विशेषण है और कंठ क्या है विशेष है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ, यहां पर नीला जो है क्या है विशेषण है और कंठ क्या है विशेषण। कंठ की विशेषता नीला बता रहा है। दूसरा सज्जन, सत्य है, सत्य है जो जन, इसमें सत जो है ये विशेषण है और जन जो है विशेष है। प्रधानमंत्री का देख लेते हैं, प्रधान ये विशेषण है और मंत्री विशेषण। मंत्री की विशेषता कौन बता रहा? प्रधान। प्रधान है जो मंत्री। नरोत्तम है, नरोत्तम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, नरो में जो है उत्तम, इसमें नर हमारा विशेष हो गया और उत्तम क्या हो गया विशेषण हो गया। महात्मा में, महात्मा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महान है जो आत्मा, या महान विशेषण है और आत्मा क्या है विशेष है। इसी प्रकार से बहुत से
शब्द हैं जिनका हम कर्मधारय समास होता है। अगला है हमारा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची, आप ध्यान दीजिएगा, पहला पद जैसे समास दिया गया हो और उसमें हमारा पहला पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता हो, और दूसरा पद जो है हमने जैसे समास में दो पद बताए, पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो पहला पद जो है पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता हो, वहां द्विगु समास होता है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है नवरात्रि, नव, इसमें पहला पद नव है, नव मतलब एक संख्या नव, और रात्रि रात, नौ रातों का समूह अर्थात नवरात्रि। दूसरा है त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं का समूह अर्थात त्रिभुज। पंचरत्न, पंच मतलब पांच, पांच रत्नों का समूह अर्थात पांच रत्न। दो पहर, दो मतलब दो होता है और पहर मतलब पहर, दो पहरों का समूह अर्थात दो पहर। सप्त, सप्त माने सात, और ऋषि, सात ऋषियों का समूह अर्थात सप्तर्षि। अगला है हमारा पांचवा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। प्रधान मतलब होता है मुख्य, पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी, वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे भाई बहन, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। लाभ हानि, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे लाभ और हानि। इसमें देखिए दोनों पद प्रधान, लाभ भी हानि दोनों लिखा जाए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। माता पिता, माता और पिता। इस प्रकार से। अगला है छठवां और आखिरी बहुव्रीहि समास। जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। हमने इसके पहले आपको बताया या तो पूर्व पद प्रधान होता था या उत्तर पद प्रधान होता था या फिर दोनों पद प्रधान होते थे, लेकिन इसमें क्या है, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, अर्थात इसमें किसी दूसरे पद की प्रधानता हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे लिखा है दशानन, दस माने दस, आनन माने मुंह होता है, दस है आनन जिसके अर्थात रावण, रावण के 10 मुख है, आनन मतलब होता है यहाँ पर मुख। ठीक। चतुर्भुज, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। गजानन, गज मतलब हाथी, गज है आनन मतलब हाथी जैसा मुंह है जिसका अर्थात गणेश का। नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, नीला है कंठ, नीला है गला जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर अर्थात पेट, लंबा है पेट जिसका अर्थात श्री गणेश। आज समास आपका समाप्त हो गया है। उसमें हमने समास के बारे में बता दिया, समास विग्रह बता दिया, समास के भेद बता दिए और कैसे समास विग्रह किया जाता है वो बता दिया। अब आप इसका घर पर प्रैक्टिस करिए और इसको दोहराइए और पूरा नोट करिए, आगे आपको काम देगा।